वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में बच्चों हम लोगों ने लीवर के एनाटॉमी को, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे बात करते हैं लीवर के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो आज हम बात करते हैं ब्लड फ्लो इन लीवर। ठीक बच्चों, जैसा कि लीवर बच्चों आप जानते हैं कि लीवर जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है, और इसको हम क्या जानते हैं बच्चों कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक बच्चों, तो लीवर में जो ब्लड का फ्लो होता है बच्चों, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो लीवर में ब्लड बच्चों दो तरफ से आता है। एक तो ये होता है जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की सप्लाई होती है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की सप्लाई जो होती है बच्चों, वो पोर्टल वेन्स के द्वारा होता है। जो हमारे इंटेस्टाइन, जो हमारा जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन का जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है बच्चों, वो क्या होता है, डाइजेस्टेड मटेरियल जो अब्जॉर्ब होता है हमारे जीआईटी के द्वारा, वो जितने भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की सप्लाई होती है वो क्या होती है बच्चों, वो वेन्स के माध्यम से, अर्थात वो एक प्रकार का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, तो वेंस के माध्यम से जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, उस ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं। और पोर्टल वेंस के द्वारा ये कहाँ आके खुलते हैं बच्चों, साइनसॉइड्स में। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होते हैं बच्चों, वो हिपैटिक आर्टरी के द्वारा लीवर के साइनसॉइड्स में आकर ही खुलते हैं। ठीक बच्चों, तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होते हैं वो हेपाटिक वेंस के माध्यम से हमारे जीआईटी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के, वो उसको अब्जॉर्ब करके पोर्टल वेंस के द्वारा ले आकर कहाँ छोड़ते हैं बच्चों, साइनसॉइड्स में आकर छोड़ते हैं। साथ ही साथ हेपेटिक आर्टरी के द्वारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है बच्चों, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, शुद्ध ब्लड कहते हैं, वो भी साइनसॉइड्स में आकर इम्पटी होता है। अब ये जो साइनसॉइड्स होता है बच्चों, ये साइनसॉइड्स क्या होता है, आगे चलकर सेंट्रल कैनाल में खुलता है। सेंट्रल कैनाल से फिर ये क्या करता है बच्चों, लीवर को छोड़ देता है, और लीवर के आगे ये हिपैटिक वेंस के द्वारा, ठीक बच्चों, कहाँ पहुँचता है, इन्फीरियर वेना केवा में पहुँचता है। और इन्फीरियर वेना केवा से फिर ये कहाँ चला जाता है बच्चों, हमारे हार्ट में पहुँचता है। तो हार्ट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। तो हार्ट का जो राइट वाला पार्ट होता है बच्चों से उसके एट्रियम में आकर खुलता है। फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। और किसके लिए बच्चों, वो ऑक्सीजनेशन होने के लिए। क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट कहाँ होते हैं बच्चों, ये लंग्स में होते हैं। और लंग्स में किसके माध्यम से जाते हैं, हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होता है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर लंग्स में छोड़ देता है, और लंग्स फिर उसको क्या करता है, ऑक्सीजनेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और फिर ऑक्सीजन को इनटेक कर लेता है। और इस प्रकार से ब्लड क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजनेट हो जाता है। और फिर वो ऑक्सीजनेशन वाला जो ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है बच्चों, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड हो जाता है, वो फिर पल्मोनरी वेंस के माध्यम से हमारे लेफ्ट एट्रियम आता है, लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा के माध्यम से पूरे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो जाता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से सर्कुलेशन। अगर हम ये सर्कुलेशन में लीवर के लिए देखें बच्चों, तो लीवर में दो प्रकार का सर्कुलेशन हमको देखने को मिलता है। एक पोर्टल वेंस के द्वारा जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पाया जाता है, जो हमारे जीआईटी के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, वो वेंस में, कौन सा वेंस बच्चों, पोर्टल वेंस, पोर्टल वेंस के माध्यम से हमारे साइनसॉइड्स में आकर खुलता है। और इधर से हम देखें तो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो हिपैटिक आर्टरी के द्वारा दोनों आकर कहाँ खुलते हैं बच्चों, साइनसॉइड्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि साइनसॉइड्स क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा चौराहा होता है, एक ऐसा वे होता है बच्चों, जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आकर मिलते हैं, जिसको हम साइनसॉइड्स कहते हैं। ठीक बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने इसके विषय में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा हम लोग जान भी चुके हैं कि साइनसॉइड्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें पोर्टल वेंस के द्वारा आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हिपैटिक आर्टरी के द्वारा आया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आकर यहाँ मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम क्या कहते हैं, साइनसॉइड्स कहते हैं। और ये जिस स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस ऑफ डायसे। और इसी साइनसॉइड्स में बहुत सारे कुफर सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटिक माइक्रोफेजेस कहते हैं, जो हमारे लिए, हमारे लीवर के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है, एक इम्यून सेल्स के रूप में पाए जाते हैं, जो हमारे लीवर को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये ब्लड सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा
कि हमारा जो होता है लीवर, इसमें दो प्रकार की ब्लड सप्लाई है। हिपैटिक वेंस के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होते हैं वो जाकर साइनसॉइड्स में खुलते हैं। इधर से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं वो हिपैटिक आर्टरी के द्वारा आकर साइनसॉइड्स में खुलते हैं। तो दोनों इस प्रकार से अगर हम कहें तो साइनसॉइड्स में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, फिर ये साइनसॉइड से जाकर सेंट्रल वेन में खुलता है। सेंट्रल वेन के बाद ये क्या होता है, लीवर को छोड़ देता है। लीवर के आगे जब ब्लड जाता है तो हिपैटिक वेन्स के माध्यम से इंफीरियर वेना केवा में पहुंच जाता है, और ये इंफीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में जाकर खुलता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप ऊपर से आप देखेंगे तो ब्लड फ्लो इन लीवर, ब्रांचेस ऑफ द हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेंस, अर्थात पोर्टल वेंस के द्वारा कौन सा बच्चों, जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की सप्लाई इंटेस्टाइन से आता है वो, ये दोनों जाकर कहाँ खुलते हैं बच्चों, ये दोनों जाकर साइनसॉइड्स में खुलते हैं। और फिर साइनसॉइड्स जाकर कहाँ बच्चों खुलता है, सेंट्रल वेंस में खुलता है। सेंट्रल वेन क्या है बच्चों, सेंट्रल वेन जो मैंने बताया कि जितने भी साइनसॉइड्स होते हैं वो एक जगह जाकर खुलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वेंस कहते हैं। ठीक बच्चों, तो सेंट्रल वेंस में जाकर खुलते हैं। ये सेंट्रल वेंस जाकर कहाँ खुलता है बच्चों, हिपैटिक वेन में खुलता है। और फिर यह हिपैटिक वेंस क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा में खुलता है। और ये इन्फीरियर वेना केवा फिर फाइनली जाकर कहाँ खुलता है, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में खुलता है। ठीक बच्चों, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर पर्मोलरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में चला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द ऑक्सीजनेशन। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों इस फिगर में भी आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इधर देखिए, ये क्या होता है, ये इंटेस्टाइनल वॉल है, अर्थात ये हमारा क्या है, जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के द्वारा से जो न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होता है बच्चों, ये देखिए हिपैटिक पोर्टल वेंस के द्वारा हमारे लीवर में जा रहा है। साथ ही इधर आप देखेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा जो हिपैटिक आर्टरी है, हिपैटिक आर्टरी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है ये लीवर की तरफ जा रहा है। ठीक बच्चों, और ये इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो अब इसके बाद जो यहाँ से अशुद्ध ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, अब हिपैटिक वेंस के माध्यम से ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या है, ये चला जाएगा इन्फीरियर वेना केवा में, और ये इन्फीरियर वेना केवा के बाद फिर फाइनली हमारे हार्ट में पहुँच जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखें। और ये देखिए, ये जो ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो पित्त होता है बच्चों, जो बाइल होता है वो हमारे बाइल डक्ट में आकर जमा होता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा जो ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों लीवर में, तो लीवर में हम देखेंगे कि यहाँ दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है, एक हिपैटिक पोर्टल वेंस के द्वारा होता है और दूसरा हमारा होता है हिपैटिक आर्टरी के द्वारा। ठीक बच्चों, तो हिपैटिक आर्टरी के द्वारा जो होता है प्योर ब्लड अर्थात ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई होती है जो हमारे लीवर की तरफ जाता है, जबकि पोर्टल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की सप्लाई होती है जो हमारे लीवर की तरफ जाता है। और फिर लीवर के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, वो हमारे हिपैटिक वेंस के द्वारा इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा वो कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, हमारे हार्ट के राइट साइड में अर्थात राइट हार्ट में जाकर, राइट एट्रियम में जाकर खुलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों आप ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें भी देखिए ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेंस। और सेंट्रल वेंस में ये क्या है बच्चों, ये हिपैटिक पोर्टल वेंस के द्वारा जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। और इधर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। दोनों जहाँ आकर मिलते हैं इस स्थान को हम क्या कहते हैं बच्चों, साइनसॉइड्स। और इसी साइनसॉइड्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, अर्थात दोनों इधर से बिल्कुल प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों आपस में आकर जब मिल जाते हैं तो ये क्या होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और ये जाकर फाइनली कहाँ खुलते हैं, ये सेंट्रल वेंस में खुलते हैं। ठीक बच्चों, इधर से आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, हिपैटोसाइटिक सेल होते हैं। और हिपैटोसाइट्स से निकला हुआ जो सब्सटेंसेस होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, ये ग्रीन सब्सटेंसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बाइल। और ये बाइल क्या होता है, बाइल कैनालिकुलस के द्वारा ये फाइनली कहाँ जाकर खुलता है बच्चों, बाइल डक्ट में जाकर खुलता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको ध्यान देंगे कि ये जो होता है बच्चों, ये जिसको हम हिपैटिक पोर्टल वेन कहें और हिपैटिक आर्टरी और साथ ही साथ बाइल डक्ट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, पोर्टल ट्रायड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, पोर्टल ट्रायड बनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वेन कहते हैं। ठीक, और जो ये आप ये देख रहे हैं ब्राउन कलर में, तो ये क्या है बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, ये कॉलम बनाते हैं। जितने हिपैटिक साइट्स मिलते हैं ये दो कॉलम मिलकर एक प्लेट का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात जो हिपैटोसाइटिक सेल्स के द्वारा, हिपैटोसाइट्स के द्वारा जो अरेंज होते हैं, दो रोज मिलकर एक कॉलम का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, क्या करते हैं, ये एक कॉलम का, अर्थात
ये 2 रोज 2 कॉलम मिलकर एक ये प्लेट का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ये प्लेट का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक प्लेट के बीच में एक नलिका पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? बाइल कैनालिकुलस कहते हैं। इसी के माध्यम से बाइल जो है आगे कहाँ इकट्ठा होता है बच्चों? बाइल डक्ट में इकट्ठा होता है और ये फाइनली गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, जो हमारे लिपिड और फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो इस फिगर में बच्चों यही दिखाया गया है, आप इसमें भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो होता है बच्चों ये क्या है? ये है पोर्टल वेन्यूल्स, जिसको हम पोर्टल वेन्स कहते हैं। ये देखिए बाइल डक्ट हो, जिसको कहते हैं बाइल डक्ट, जहाँ से हमारा ये बाइल जो ग्रीन सब्सटेंसेस के रूप में आ रहा है बच्चों, ये आकर कहाँ इकट्ठा होता है? बाइल डक्ट में। और जो बीच की नलिका पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बाइल कैनालिकुलस कहते हैं। इसके किनारे किनारे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। अर्थात ये हिपेटोसाइट्स कॉलम में इकट्ठा होकर क्या करते हैं? एक प्लेट का निर्माण करते हैं और इसी प्लेट में बाइल कैनालिकुलस हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप बीच में देखेंगे बच्चों, ये इसको हम क्या कहते हैं? एक इम्पॉर्टेंट हेपेटिक माइक्रोफेजेस के रूप में पाया जाता है, जिसको हम कुफर सेल कहते हैं। और ये कुफर सेल क्या करता है बच्चों? हमारे लीवर के अंदर आने वाले जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, उनको डिस्ट्रॉयड करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, ये आप साइनसॉइड देख रहे हैं। साइनसॉइड जैसा क्या है बच्चों? ये हेपेटिक पोर्टल वेंस के द्वारा आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साथ ही साथ है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा आने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दोनों यहाँ आकर मिक्स होते हैं। इस प्रकार से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में पाया जाता है। और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पेस ऑफ डायस से या साइनसॉइड्स डायस से भी कहते हैं। ठीक, या स्पेस ऑफ या साइनसॉइड्स स्पेस भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? सेंट्रल वेंस है। और इस सेंट्रल वेंस में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो आकर यहाँ क्या करते हैं बच्चों? इम्पटी होते हैं। और ये सेंट्रल वेंस जाकर हिपैटिक वेन में खुलता है, हिपैटिक वेन जाकर इन्फीरियर वेना केवा में खुलता है, इन्फीरियर वेना केवा जाकर कहाँ खुलता है बच्चों? हमारे राइट हार्ट के एट्रियम में खुलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो ये तो रहा बच्चों ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो इन लीवर। ठीक बच्चों, तो अब हम बात करते हैं बिलरी सिस्टम इन लीवर। जो बिलरी सिस्टम इन लीवर होता है कि लीवर में जो पित्त का सिक्रेशन होता है बच्चों, पित्त किस रास्ते से कहाँ तक पहुँचता है। तो आइए हम बात करते हैं बिलरी सिस्टम के विषय में। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों इसको आप ध्यान देकर सुनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो लीवर होता है ये 2 प्रकार के लोब से मिलकर बना होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक बच्चों, तो राइट हिपैटिक लोब राइट हिपैटिक लोब एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब दोनों से कि बच्चों एक एक डक्ट निकलती है, एक एक नलिका निकलती है, जिसको अगर राइट लोब से निकलने वाला जो डक्ट होता है बच्चों उसको हम राइट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और लेफ्ट लोब से निकलने वाला जो डक्ट होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ये दोनों डक्ट जैसा कि बच्चों आप फिगर के माध्यम से समझते जाएंगे। तो ये देखिए, ये राइट लोब से निकलने वाला जो ये डक्ट होता है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? राइट हिपैटिक डक्ट। इधर लेफ्ट लोब से निकलने वाला जो डक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। दोनों जब आपस में आकर मिल जाते हैं बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन हिपैटिक डक्ट। और फिर ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, इसका जो एडजेसेंट एक आर्गन्स होता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का एसेसरी डाइजेस्टिव आर्गन होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो एक नलिका होता है, एक डक्ट होता है बच्चों, इसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो कॉमन डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन बाइल डक्ट। फाइनली क्या होता है बच्चों? ये कॉमन बाइल डक्ट भी हमारा जो इंटेस्टाइन, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है बच्चों जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, तो ड्यूडिनम एक स्थान से सी कर्व में मुड़ जाता है। जहाँ सी कर्व में मुड़ता है बच्चों उसी स्थान पर एक जगह होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटो पैंक्रियाटिक लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटो पैंक्रियाटिक लोब्यूल। एक उभरा हुआ प्रोजेक्शन दिखाई देता है, वहीं पर ये क्या होता है? कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियास से निकलने वाला एक पैंक्रियाटिक डक्ट होता है उससे आकर मिलता है। तो ये कॉमन बाइल डक्ट है। इधर पैंक्रियास से आने वाला जो डक्ट होता है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट और ये बाइल डक्ट जब दोनों आपस में मिल जाते हैं बच्चों तो इसको हम कहते हैं कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ कर खुलता है बच्चों? ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनल पार्ट होता है बच्चों, जो सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ ये सी कर्व में मुड़ जाता है उसी स्थान पर एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है जिसको हम हिपैटो पैंक्रियाटिक लोब्यूल कहते हैं। और ये हिपैटो पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स में आकर खुलता है और थ्रू किसके? यहाँ एक एक्सफिंक्टर देखने को मिलता है जिसको हम एक्सफिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, या कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों? एक्सफिंक्टर ऑफ ओडाई।
और ये जिस स्थान पर जिस पॉइंट पर खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक लोब्यूल। ठीक बच्चों, या एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एम्पुला ऑफ वेटर, या फिर हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक लोब्यूल। इसी स्थान पर आकर खुलता है और ये फाइनली ड्यूडिनम में एक स्फिंक्टर के द्वारा खुलता है, क्योंकि स्फिंक्टर एक क्या करता है बच्चों, एक प्रकार के रुकावट का काम करता है। एक प्रकार से ये बिल्कुल इसको ऑब्जेक्शन करने का काम करता है, एक बंद करने के लिए ये होता है बच्चों स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहते हैं बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जो ये स्फिंक्टर क्यों होता है बच्चों, ये स्फिंक्टर इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हमारे लीवर से कंटिन्यूअस क्या होता है, ब्लड का सप्लाई होता रहता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है। और ये कहाँ आकर इकट्ठा होता है बच्चों, ये हमारे गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। अगर ये स्फिंक्टर ना होते बच्चों तो कंटिन्यू जो बाइल का सिक्रेशन हो रहा है वो हर समय आकर क्या होता है, ये हमारे ड्यूडिनम में आकर जमा होता रहता है। अर्थात जब ज़रूरत होता तो भी, न ज़रूरत होता तो भी कंटिन्यूअस, क्योंकि वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता तो आकर हर समय क्या होता है, ड्यूडिनम में इकट्ठा होता है। इसलिए नेचर ने बच्चों एक स्फिंक्टर बना दिया है, एक वॉल बना दिया है कि लीवर के द्वारा जो कंटिन्यूअस बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, ये हमारे गॉल ब्लैडर में आकर इकट्ठा हो जाता है। और चूंकि यहाँ स्फिंक्टर होता है, यहाँ स्फिंक्टर होता है, दोनों स्फिंक्टर जब आकर बंद होते हैं बच्चों तो क्या होता है, बाइल आकर हमारे बाइल गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। और ज़रूरत पड़ने पर फिर वो बाइल क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनल पार्ट में आता है। ठीक बच्चों, तो स्फिंक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्फिंक्टर ना होने से कंटिन्यूअस जो बाइल होता वो सीधे ड्यूडिनम में आकर इकट्ठा हो जाता और वो इन्वेस्ट होता है। ठीक बच्चों, तो इसलिए नेचर ने ऐसा बना दिया है कि जहाँ जहाँ किसी चीज़ की ओपनिंग हो रही है बच्चों, वहाँ कोई ना कोई स्फिंक्टर हमको देखने को मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं इनके बाइलरी सिस्टम के विषय में। जैसा कि मैंने अभी भी बात किया कि राइट लोब से निकलने वाला जो डक्ट होता है जिसको हम कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से निकलने वाला जो डक्ट होता है उसको हम लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। दोनों आपस में जब आकर मिल जाते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। फिर ये कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या होता है बच्चों, गॉल ब्लैडर से आने वाला जो डक्ट होता है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, इस सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाता है बच्चों, ये कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट का। ठीक बच्चों, और ये कॉमन बाइल डक्ट भी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करता है, जिसको हम एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और ये एक प्रकार का आपके सामने एक चैनल बनाया गया है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये जब तक आप फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक फिजियोलॉजी में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक बच्चों, तो अब हम बात करें बच्चों कि एम्पुला ऑफ वेटर क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी अभी देखा कि एम्पुला ऑफ वेटर है क्या, तो एम्पुला ऑफ वेटर क्या है बच्चों, ये आप देखेंगे कि ये स्थान, ठीक, ये स्थान जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जहाँ आकर ये मिलते हैं इसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम, अर्थात वो एक ऐसा ओपनिंग है बच्चों जहाँ ड्यूडिनम में आकर खुलता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि ऊपर से आने वाला कॉमन बाइल डक्ट और इधर नीचे जो पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रियाटिक डक्ट है बच्चों, ये दोनों आपस में आकर मिलते हैं जो कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करते हैं। तो यह हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जिस स्थान पर खुलता है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक लोब्यूल कहते हैं। और ये जो हिपैटोपैंक्रियाटिक लोब्यूल है, जो ये ओपनिंग है बच्चों, ये एक स्फिंक्टर के द्वारा खुलता है। उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी के विषय में। प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द एम्पुला ऑफ वेटर लीड्स टू द ड्यूडिनम, ये क्या होता है बच्चों, ये एम्पुला ऑफ वेटर पर उपस्थित होता है, एम्पुला ऑफ वेटर पर पाया जाता है। और जो क्या करता है, हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं बच्चों, इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, इनको ले जाकर कहाँ खोलता है बच्चों, ड्यूडिनम के अंदर। तो ये जो स्फिंक्टर होता है एक प्रकार का वाल्व के रूप में काम करता है, और ये जब खुलता है बच्चों तो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से आ रहे हैं, सॉरी हिपैटिक कॉमन बाइल डक्ट से आ रहे हैं, साथ ही साथ पैंक्रियाटिक डक्ट से आ रहे हैं बच्चों, ये दोनों जाकर कहाँ खुलते हैं, कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के रूप में हमारे ड्यूडिनम में जाकर खुलते हैं। और जितने भी डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो किसके माध्यम से खुलते हैं बच्चों, ये जो होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, इसी के माध्यम से आकर खुलते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगला है बच्चों स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्या होता है, आप इसको ध्यान से देंगे। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्या होता है बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन यहाँ पाया जाता है।
अर्थात जो कॉमन बाइल डक्ट होता है बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट जब आकर यहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलता है तो उसी के जस्ट ऊपर का जो स्थान होता है बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इनलॉर्ज कर लें। ये स्थान बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक पॉइंट में, तो ये स्थान, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये कॉमन बाइल डक्ट है। और कॉमन बाइल डक्ट के बाद ये क्या होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट। दोनों जहाँ आकर मिलते हैं बच्चों, तो कॉमन बाइल डक्ट के जस्ट ऊपर थोड़ा सा इसी पर एक वॉल्व पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन क्या करता है बच्चों, हमारे लीवर और जो गॉल ब्लैडर से आने वाले सब्सटेंसेस, जो हमारा बाइल आता है बच्चों, तो बाइल को रोकने का काम कौन करता है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन करता है। और फिर जब ज़रूरत होता है तब वो बाइल हमारे पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स के साथ, हमारे पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ आकर हमारे स्फिंक्टर ऑफ ओडी में खुलता है। ठीक बच्चों, तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन किसको रोकने का काम करता है, कॉमन बाइल डक्ट को रोकने का काम करता है। अर्थात ये कॉमन बाइल डक्ट का एक प्रकार का स्फिंक्टर है, जो हमारे बाइल को, जो हमारे पित्त को वहाँ रोकने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट के निचले हिस्से पर पाया जाता है। बिफोर इट जॉइंट्स टू पैंक्रियाटिक डक्ट, अर्थात जहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट जॉइंट हो रहा है, इसके जॉइंट होने से पहले। ठीक बच्चों, अर्थात पैंक्रियाटिक डक्ट के जॉइंट वाला जो स्थान है उसके पहले एक स्थान पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्थात उस स्फिंक्टर को, उस वाल्व को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, जो कहाँ पाया जाता है, हमारे कॉमन बाइल डक्ट के जस्ट नीचे पाया जाता है। नॉर्मली दिस स्फिंक्टर रिमेन्स क्लोज, ये क्या होता है, अमूमन ये होता है बच्चों कि ये स्फिंक्टर हर समय बंद रहता है, दैट्स वाई। और क्यों बंद रहता है, क्योंकि बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर स्टोर्ड इनसाइड द गॉल ब्लैडर, जिससे ये इसलिए बंद रहता है कि बच्चों, जो हमारे लीवर से कंटिन्यूअस बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो आसानी से हमारे गॉल ब्लैडर में आकर इकट्ठा हो सके। क्योंकि बच्चों जब ये बंद हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ नहीं पाएगा, तो फिर जो हमारे बाइल है वो आसानी से जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि कंटिन्यूअस हमारे लीवर से बच्चों बाइल का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता रहता है, वो नॉन स्टॉप फॉर्मेशन करता है। अगर ये बच्चों वॉल्व ना होता, ये स्फिंक्टर ना होता, तो बाइल क्या होता, सीधे यहाँ लीवर के माध्यम से यहाँ आकर हमारे ड्यूडेनम में जमा हो जाता, और ये इन्वेस्ट होता, फालतू हो जाता, बर्बाद होता। इसलिए बच्चों नेचर ने यहाँ एक क्या कर दिया, एक रुकावट पैदा कर दिया, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। और इसके बंद हो जाने से जो हमारा बाइल होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में आकर क्या होता है बच्चों, इकट्ठा हो जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप स्पीकर में भी देखेंगे, ये देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, और ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ आने से पहले ही यहाँ बीच में एक वॉल्व पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ठीक बच्चों, और ये दोनों जहाँ आकर खोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, अर्थात जहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों आपस में आकर खुलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इधर आप देखेंगे यह कॉमन बाइल डक्ट है, यह पैंक्रियाटिक डक्ट है, दोनों जब आकर मिलेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जिस स्थान पर आकर खुलता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वो हिपैटो पैंक्रियाटिक लोब्यूल या एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और जिस वाल्व के द्वारा खुलता है उसको हम कहते हैं बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये आप देखेंगे ये ड्यूडेनल का वॉल है। ठीक बच्चों, देखिए ये ड्यूडेनल वॉल है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ थोड़ा सा और क्लियर आप देखेंगे बच्चों, ये देखिए जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट से निकलने वाला जो डाइजेस्टिव जूस होता है बच्चों, इसको रोकने के लिए एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैंक्रियाटिक डक्ट स्फिंक्टर। साथ ही साथ कॉमन बाइल डक्ट से आने वाला जो जूस होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है बच्चों, इसको रोकने के लिए भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको हम बाइल डक्ट स्फिंक्टर कहते हैं। साथ ही साथ पैंक्रियाटिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों को रोकने के लिए एक जो वाल्व पाया जाता है बच्चों, उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक बच्चों, अर्थात जब ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी खुलता है तो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, चाहे वो पैंक्रियास से आने वाले हों, चाहे वो लीवर से आने वाले हों, गॉल ब्लैडर से आने वाले हों, वो सब आकर एक स्थान पर खुलते हैं। कौन सा स्थान होता है बच्चों, ड्यूडिनम। और किस ओपनिंग के द्वारा खुलता है उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ भी बच्चों आप थोड़ा सा क्लियर करके देखेंगे, ये देखिए ये क्या है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर और इधर देखेंगे आप लीवर से आने वाले लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों आपस में मिलकर क्या बताते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये दोनों जब आकर मिल जाते हैं तो इसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और इधर से आने वाला ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये क्या है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। क्यों, क्योंकि ये किसको, कॉमन बाइल डक्ट को
ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से जो बाइल्स आ रहा है बच्चों, इसको रोकने का काम कौन करता है, ये करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। और ये जो होता है बच्चे, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, क्योंकि ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी जब बंद रहेगा तो जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं हमारे, चाहे वो लीवर से आने वाले हों, गॉल ब्लैडर से आने वाले हों या पैंक्रियाज से आने वाले हों बच्चों, वो फाइनली तभी खुलेंगे जब स्फिंक्टर ऑफ ओडी खुलेगा, तभी ये हमारे ड्यूडेनम के अंदर जा सकते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं, लीवर रिसीव ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी एज वेल एज द पोर्टल वेन 1500 ml ब्लड पर मिनट। अगर हम ये देखें बच्चों कि हमने अभी भी बात किया है कि हमारे लीवर के अंदर दो प्रकार से ब्लड हमारे अंदर लीवर के पास आते हैं। तो कहाँ कहाँ से आते हैं बच्चों, एक तो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा आते हैं जिसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड कहते हैं, जो शुद्ध ब्लड होता है। और दूसरा जो होता है बच्चों, पोर्टल वेन्स के माध्यम से आता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट रिच लेकिन वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होते हैं, जिसको हम शुद्ध ब्लड कहते हैं बच्चों, वो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा हमारे लीवर तक पहुंचते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होते हैं बच्चों, जो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा, जो हमारा जीआईटी होता है उसके द्वारा जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, वो हमारे वेंस के माध्यम से आते हैं, और उस वेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोर्टल वेंस कहते हैं। तो अगर हम दोनों को मिला लें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा 1500 ml ब्लड जो होता है पर मिनट हमारे लीवर की तरफ आते हैं, दोनों से। किससे किससे, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा एज वेल एज द पोर्टल वेंस के द्वारा। कितने बच्चों, 1500 ml ब्लड जो होता है पर मिनट हमारे लीवर में पहुंचता रहता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 80% ब्लड की सप्लाई जो होता है बच्चों, वो पोर्टल वेंस के रूप में होता है, अर्थात जो हमारा जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा जो वेंस आता है बच्चों, जिसको हम पोर्टल वेंस कहते हैं, उसके माध्यम से 80% ब्लड हमारे लीवर की तरफ पहुंचता है, जबकि 20% ब्लड जो होता है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा हमारे लीवर के पास पहुंचता है। ठीक बच्चे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीवर हैज़ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर हम ये देखें बच्चों, तो हमारे लीवर में बहुत ज़्यादा रीजनरेशन देखने को मिलता है, अर्थात उसका अगर एक लोब बच्चों थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है तो बहुत जल्दी से वो क्या करता है, रिकवर कर लेता है। तो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन जो हमको देखने को मिलता है, वो किसमें देखने को मिलता है बच्चों, लीवर में। तो लीवर में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। आइए बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर के विषय में, कि लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है। बाइल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सक्रेशन। लीवर का सबसे पहला काम क्या है बच्चों, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है और इसका एक्सक्रेशन करता है। ठीक बच्चों, तो बाइल का प्रोडक्शन, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि कॉन्टिन्यूस बाइल का फॉर्मेशन जो होता है कहाँ से होता रहता है बच्चों, हमारे लीवर से बाइल का प्रोडक्शन कंटिन्यूस होता रहता है। लेकिन स्टोर कहाँ होता है बच्चों, ये स्टोर होकर जाकर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक बच्चों, तो इसका काम केवल ये है कि ये एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग स्थान है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है, जहाँ बाइल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसका स्टोरेशन जो होता है बच्चों, स्टोरेशन एज वेल एज द कंसंट्रेशन, बाइल जाकर स्टोर होता है, साथ ही साथ वो कंसंट्रेट भी होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है बच्चों, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है और प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म करता है। अगर हम एक एक करके बात करें बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म लीवर कैसे करता है। जो हम लोग बच्चों भोजन के रूप में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे हम रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, ये सब जब हम लेते हैं बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं, जो बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल में फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के द्वारा वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं वो एकदम सिंपल फूड मटेरियल्स के रूप में टूट जाता है, और ये फाइनली आकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट फूड मटेरियल्स के रूप में किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर बच्चों, उनको जितना ज़रूरत होता है उतना वो ग्लूकोज ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बच्चों, वो हमारे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। तो पैंक्रियाज के जो बीटा सेल होते हैं बच्चों, उस लैंगरहैंस ऑफ आइसलैंड्स होता है बच्चों, लैंगरहैंस ऑफ आइसलैंड्स में एक बीटा सेल होता है, और वो बीटा सेल से निकलने वाला एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है बच्चों, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं उनको क्या करता है बच्चों, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लाइकोजन फिर जाके हमारे लीवर सेल में क्या होता है बच्चों, स्टोर हो जाता है। और फिर अगर हम ये देखें बच्चों कि जब हमारे कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, मतलब ऑक्सीजन अगर कम हो जाता है और उसको ऑक्सीजन फिर से चाहिए होता है,
तो फिर क्या करता है बच्चों, हमारा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से एक दूसरा सेल होता है जिसको हम अल्फा सेल कहते हैं। तो अल्फा सेल से निकलने वाला एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है जिसको हम ग्लूकेगान कहते हैं। तो ये ग्लूकेगान क्या करता है बच्चों, फिर जो स्टोर रूप में ग्लाइकोजन है उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें बच्चों, तो जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोजिनेसिस। और जब ये फाइनली जब ये हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एज वेल एज द, जैसा कि यहाँ देखेंगे आप, ग्लाइकोजिनेसिस एज वेल एज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दोनों प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों, ये हमारे लीवर में होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है बच्चों। और इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में हमारे पास क्या है बच्चों, पैंक्रियास है। और पैंक्रियास से निकलने वाला जो इंसुलिन होता है और ग्लूकेगान होता है बच्चों, ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्थात ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना एक प्रकार का ग्लाइकोजिनेसिस है। और इसको परफॉर्म करने के लिए बच्चों यहाँ रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स कौन सा होता है बच्चों, इंसुलिन होता है। और साथ ही साथ जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी पड़ जाती है, तो उस ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए बच्चों हमारे लीवर के अंदर जो स्टोर अवस्था में ग्लाइकोजन है वो फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और इसको कौन परफॉर्म कराता है बच्चों, इसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो अल्फा सेल होता है उससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है जिसको हम ग्लूकेगान कहते हैं बच्चों, ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। साथ ही साथ अब हम फैट के मेटाबॉलिज्म को देखें बच्चों, तो हमारा जो फैट होता है वो सबसे हार्ड, सबसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होता है बच्चों, जिसका डाइजेशन बड़े आसानी से नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग जो ऑयल्स या घी लेते हैं बच्चों, तो इसका डाइजेशन हमारे जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिसको हम लाइपेज कहते हैं बच्चों, लाइपेज बहुत आसानी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर हम देखें तो चूंकि ये जो फैट होते हैं बच्चों, ये ड्रॉप के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हम इनको वाटर में डाल देते हैं तो बिल्कुल ऐसे ड्रॉप ड्रॉप टाइप पड़े रहते हैं। और ये अगर एक ड्रॉप है बच्चों, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। चूंकि इसको अगर डाइजेस्ट करना है एक ड्रॉप ऑयल को या एक ड्रॉप फैट को बच्चों, घी को, तो इसको पचाने के लिए हमारी इसके सरफेस पर क्या लगाना चाहिए, इस पर लाइपेज आना चाहिए। क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है बच्चों, क्योंकि ये पानी में ड्रॉप के टाइप पाया जाता है, इसलिए लाइपेज इस पर बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसका पाचन हमारे जो लाइपेज होते हैं बच्चों वो आसानी से नहीं कर पाते। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले इस फैट के जो ड्रॉपलेट्स है इसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना पड़ता है, और उस पार्ट को हम माइसेल्स कहते हैं। तो माइसेल्स में तोड़ने के लिए क्या होता है बच्चों, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इमल्सिफिकेशन होना चाहिए। इमल्सिफिकेशन कौन कराता है बच्चों, ये हमारे जो बाइल साल्ट्स होते हैं ये इमल्सिफिकेशन कराने का काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है बच्चों, बाइल साल्ट्स, जो हमारे कहाँ से बनते हैं, जो हमारे लीवर सेल्स के द्वारा बनते हैं। लीवर से आकर हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं, फिर वो हमारे ये ड्यूडेनम में आते हैं बच्चों। तो ये करते क्या है, सबसे पहले जो हमारे फैट की ये ड्रॉपलेट्स होते हैं इनको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देते हैं। कितने बच्चों, बहुत छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देते हैं, और इसको हम माइसेल्स कहते हैं। जब ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं तो इनके ऊपर चारों तरफ से बहुत ज़्यादा स्थान बढ़ जाता है, और इस पर क्या होता है, लाइपेज जाकर चिपक जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जब लाइपेज हो जाते हैं बच्चों, तब ये फैट का पाचन कर पाते हैं। इसलिए जब हम लोग अगर ये देखें कि हम जितने मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लें, उसी मात्रा में अगर हम फैट भी लें, तो बच्चों हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करा पाते हैं, फैट का पाचन नहीं करा पाते। क्योंकि फैट का पाचन कराने के लिए सबसे पहले उसका इमल्सिफिकेशन होना होगा, इसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, तब हाइड्रोलिसिस होगा। और जब तक ये हाइड्रोलिसिस इमल्सिफिकेशन होगा नहीं, तब तक हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। हाइड्रोलिसिस केवल होता है बच्चों जो हमारे कुछ ऐसे फैट्स भी होते हैं जो सीधे हाइड्रोलाइज फॉर्म में हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन बच्चे, जैसे हम बटर की बात करें, चीज़ की बात करें, तो बटर और चीज़ जो होते हैं बच्चों, उनका इमल्सिफिकेशन नहीं होता है, वो सीधे हमारे जो लाइपेज होते हैं वो उसका डाइजेशन कर देते हैं, और आसानी से वो हाइड्रोलाइज फॉर्म में ही हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक बच्चों, तो फैट का क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जो फैट्स होते हैं इनका जो इमल्सिफिकेशन होता है वो हमारे बाइल साल्ट्स आकर क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, जिनको हम बाइसेल्स कहते हैं। और तब ये बाइसेल्स के चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइपेज उस पर क्या होते हैं बच्चों, आकर चिपक जाते हैं, एडहेयर कर जाते हैं।
और फिर उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, फिर वो फाइनली आकर हमारा पचता है। ठीक बच्चों, तो फैट के पाचन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैट के पाचन के लिए बाइल साल्ट से रिस्पॉन्सिबल है। बाइल साल्ट आकर क्या करते हैं बच्चों, फैट के ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, जिसको हम माइसेल्स कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन होने के बाद बच्चों तब जो हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्जन होता है बच्चों, ये क्या होता है, तब हमारे जितने भी लाइपेज हैं वो माइसेल्स के ऊपर आकर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर उनको जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बच्चों, अर्थात कि इसमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करते हैं, और फाइनली वो डाइजेस्ट करा पाते हैं। तो ये भी प्रक्रिया कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, लीवर। क्यों, क्योंकि लीवर के द्वारा ही क्या बन रहा है, बाइल साल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बाइल साल्ट से रिस्पॉन्सिबल है फैट के पाचन कराने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म कराने के लिए। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है बच्चों, प्रोटीन भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में अमीनो एसिड में टूटता है। ठीक बच्चों, और अमीनो एसिड के बाद क्या होता है, अमीनो एसिड के बाद जो ये अमीनो एसिड्स होता है बच्चों, इसका क्या होता है, फाइनली हमारे लीवर में जाकर डीएमिनेशन होता है। तो डीएमिनेशन में क्या होता है बच्चों, जो हमारे अमीनो ग्रुप होते हैं, अमीनो ग्रुप में से अमोनिया को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, और फिर वहाँ कीटो ग्रुप आकर जुड़ जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हमको एनर्जी लिबरेट होता है। और अमोनिया जो एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो यूरिया से लगभग 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है बच्चों, उसको क्या करता है, रिमूवल करने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन सब के मेटाबॉलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है बच्चों, लीवर का। अर्थात लीवर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, अगर लीवर ना होता बच्चों तो हमारी टोटल वाइटल एक्टिविटीज़ क्या हो जाती, रुक जाती। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एज वेल एज द प्रोटीन, ये सब किसके द्वारा परफॉर्म होता है, लीवर के द्वारा। अगला जो इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों वो डीअमीनेशन। डीअमीनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप्स फ्रॉम द अमीनो एसिड्स टू प्रोड्यूस अमोनिया, देन अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू यूरिया। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा कि अभी अभी ने बताया बच्चों कि जो डीअमीनेशन की प्रक्रिया होती है, डीअमीनेशन का मतलब ये होता है कि अमोनिया ग्रुप को अमीनो ग्रुप से बाहर निकालना। जो अमीनो एसिड होता है बच्चों, क्योंकि हम अभी भी बताएं कि प्रोटीन जो फाइनली टूटता है स्मॉलेस्ट फूड सब्सटेंसेस के रूप में, वो अमीनो एसिड में टूटता है, क्योंकि प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स में जो अमोनिया ग्रुप है बच्चों, उस अमोनिया ग्रुप को निकालना होता है। क्यों, क्योंकि अमोनिया जो होता है हमारे लिए, हमारे बॉडी, हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो टॉक्सिक मटेरियल बच्चों, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना ही होता है। तो क्या होता है, उस अमीनो एसिड से अमोनिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम डीअमीनेशन कहते हैं। और फिर जब अमोनिया बाहर निकल जाएगा तो उसके साथ कीटो ग्रुप जुड़ जाता है, और फिर वो हमको एनर्जी लिबरेट करता है। साथ ही साथ अमोनिया जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है बच्चों, वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। ठीक बच्चों, तो इसको चलाने के लिए आर्निथिन साइकिल चलती है, जिसमें हम आपके आगे चल के डिस्कस करेंगे तो इस यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों, हमारे लीवर सेल में होता है। ठीक बच्चों, और ये एक प्रकार का डीएमिनेशन प्रक्रिया। डीएमिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारे अमीनो एसिड में उपस्थित जो अमीनो ग्रुप है, उसमें अमोनिया को बाहर निकालना, साथ ही साथ कीटो ग्रुप को जोड़ना, जिससे हमको वो एनर्जी लिबरेट करता है। साथ ही साथ हमारा अमोनिया बाहर निकल जाता है, और फिर अमोनिया फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, यूरिया में। ठीक बच्चों, और यूरिया के रूप में हम क्या करते हैं, अपने यूरिन के माध्यम से उसको पास आउट कर देते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रक्रिया को भी कराने के लिए, अर्थात यूरिया का फॉर्मेशन कराना, डीएमिनेशन कराना, ये सब किसका काम होता है बच्चों, लीवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइल पिगमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। और लीवर का जो इंपॉर्टेंट, हम बच्चों लीवर को एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में भी जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लीवर इज आल्सो टाइप ऑफ द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। क्यों, क्योंकि ये यूरिया का फॉर्मेशन कर रहा है, और यही यूरिया आगे चलकर यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो यूरिया का एक्सक्रेशन कराना, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रेशन कराना, और बाइल पिगमेंट के रूप में जो बच्चों हम लोगों में बिलिरुबिन पाया जाता है, ये हमारे लिए क्या होता है, जब कभी कभी बच्चों हम लोगों में हीमोलिसिस होता है। ठीक बच्चों, तो हीमोलिसिस में क्या होता है कि जो वो हमारे एरिथ्रोसाइट्स टूटते हैं, तो हीमोग्लोबिन के साथ ये एक प्रकार का पिगमेंट बनता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, बिलिरुबिन कहते हैं। और बिलिरुबिन अगर एक्सक्रेशन नहीं हो पाता, बिलिरुबिन का एक्सक्रेशन नहीं हो पाता बच्चों, तो हमारे शरीर के अंदर एक बीमारी क्रिएट करता है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। तो ये भी एक पिगमेंट होता है, जिसको बाहर निकलना बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। तो बाइल पिगमेंट के रूप में बिलिरुबिन का एक्सक्रेशन भी कराना किसका काम होता है बच्चों, लीवर का काम होता है। तो लीवर क्या करता है, एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का एक्सक्रेशन कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रेशन कराता है, साथ ही साथ बाइल पिगमेंट के रूप में बिलिरुबिन का भी एक्सक्रेशन यूरिया के द्वारा होता है। इस प्रकार से हम इसको एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में भी जानते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एज वेल एज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि लीवर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बच्चों, वो डिटॉक्सिफिकेशन कराना। जब बच्चों कभी कभी हम क्या करते हैं
कि बहुत हार्ड दवा खा लेते हैं, जैसे सल्फास वगैरह, या कोई हार्ड दवा ले लेते हैं बच्चों, या हार्ड कोई ऐसा पॉइजनस सब्सटेंसेस ले लेते हैं, तो वो क्या करता है बच्चों, हमारा लीवर जो होता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, अर्थात उसके जो पॉइजन इफेक्ट है बच्चों उसको कम करने का भी काम करता है। ठीक बच्चों, तो कभी कभी बच्चों हम ये भी देखते हैं कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं उनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे मुख गुहा से जब जाती हैं तो इंटेस्टाइन तक ही उसका असर समाप्त हो जाता है। तो ऐसे दवाइयों को हम डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चों, वेंस के माध्यम से लेते हैं, क्योंकि वो हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा सीधे हमारे लीवर्स में पहुंच जाता है, वो अपना प्रभाव दिखा देता है। इसीलिए बच्चों कभी आप ये देखें कि जो क्या कहते हैं सुसाइड करने वाले होते हैं, जिनको हम प्रोफेशनल सुसाइडर कहते हैं बच्चों, तो जो सुसाइड करते हैं, जिनको नॉलेज होता है बच्चों कि वो तुरंत अगर वो ख़त्म होना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पिल्स नहीं लेते, दवाइयाँ नहीं लेते, वो सीधे अपने वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अर्थात हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा सीधे हमारा ब्लड कहाँ पहुँच जाए, लीवर के पास पहुँच जाए, और वो अपना असर बहुत तेज़ी से दिखा सके। ठीक बच्चों, तो लीवर इसीलिए अर्थात जो हमारा लीवर होता है बच्चों वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, अर्थात ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स होते हैं, अर्थात बहुत हार्ड ड्रग्स होते हैं या फिर टॉक्सिक कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उनके पॉइजन इफेक्ट को क्या करता है बच्चों, ये कम करता है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये भी लीवर का एक क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, अभी हम बताएं कि जो कुफर सेल पाए जाते हैं ये हमारे लिए इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। ठीक बच्चों, इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटिक माइक्रोफेजेस कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्या है बच्चों, स्टोरेशन ऑफ आयरन, ग्लाइकोजन, फैट्स, सॉल्युबल विटामिन्स एज वेल एज द विटामिन B12। तो ये इसका एक काम और भी है, जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों कि जब हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं तो ग्लूकोज के बाद जो अधिक मात्रा में हम ग्लूकोज, क्योंकि जितना ज़रूरत हमारे बॉडी सेल्स को होता है उतना ग्लूकोज वो यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बच्चों वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। जो हमारे इंसुलिन होता है बच्चों उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर सेल में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तब तक वो इकट्ठा होता है जब तक कि हमारे सेल का डिमांड ना हो, फिर हमारे कोशिकाएं फिर मांग लेती हैं। जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो फिर वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट काम करता है बच्चों, ग्लाइकोजन। इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बैलेंस होता है बच्चों, वो बैलेंस करने का काम कौन करता है, लीवर। तो लीवर एक प्रकार का होमियोस्टेसिस का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होमियोस्टेसिस का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है, अर्थात ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ये सब काम कौन करता है बच्चों, लीवर। ठीक, अर्थात हम ये एक उदाहरण के रूप में समझे बच्चों, तो लीवर एक प्रकार से हाउस वाइफ के रूप में होता है कि जहाँ ज़रूरत पड़ता है वो उसको देता लेता रहता है। ठीक बच्चों, कहाँ ज़रूरत है उसको बाहर निकालना, कहाँ ज़रूरत है उसको अंदर लेना, कहाँ ज़रूरत है कहीं बाहर देना, कोशिकाओं से लेना, कोशिकाओं को देना, और साथ ही साथ शरीर के बाहर निकालने का भी काम ये कौन करता है बच्चों, लीवर करता है। कोई भी अनवांटेड मटेरियल होता है उसको बाहर मारना, फेंकना, अर्थात जैसा कि हमने अभी देखा कि डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम, या फिर एक्सक्रेशन करने का काम, या अपने अंदर स्टोर करने का काम, ये सब कौन करता है बच्चों, लीवर। तो लीवर एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का हाउस वाइफ के रूप में काम करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका काम है बच्चों आयरन को स्टोर करना, ग्लाइकोजन को स्टोर करना, फैट सॉल्युबल विटामिन अर्थात विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है बच्चों, जो हमारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इनको भी स्टोर करने का काम कौन करता है बच्चों, लीवर करता है। क्यों, क्योंकि ये जो फैट में डिसॉल्व नहीं हो सॉरी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, इनको हमको लीवर के पास ले जाना होता है, लीवर इनको अपने पास इकट्ठा कर लेता है। साथ ही साथ विटामिन B12 का भी स्टोरेशन करना इसका काम होता है। तो किसको किसको स्टोर करता है बच्चों, आयरन को, ग्लाइकोजन को, फैट सॉल्युबल विटामिन और विटामिन B12, इन सब को स्टोरेशन करने का काम कौन करता है बच्चों, लीवर करता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात ये थर्मोजेनेसिस के रूप में भी काम करता है, अर्थात हीट को प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। ठीक बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इरिथ्रोसाइट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो ब्रेक डाउन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो हमारे कहाँ कहाँ होती है, बोन मैरो में होता है, लीवर में होता है, और साथ ही साथ किडनी में भी होता है। ठीक बच्चों, तो जहाँ तक हम ये देखें तो ये ब्रेक डाउन करने का काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इरिथ्रोसाइट्स जो ब्रेक डाउन होते हैं वो कहाँ होते हैं बच्चों, हमारे लीवर की, जो हमारे खराब ब्लड होते हैं बच्चों उनको टूटने का भी काम होता है। तो टूटने का काम कहाँ होता है, हमारे
लीवर के अंदर ही होता है। तो लीवर क्या करता है, इरिथ्रोसाइट्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और जहाँ से क्या होता है बच्चों, जैसा कि अभी अभी हमने बात किया कि वहाँ बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, और फिर वो बिलिरुबिन हमारे शरीर से क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, एक्सक्रीशन। तो बिलिरुबिन के रूप में एक्सक्रीशन कराना भी इसका काम है। साथ ही साथ जो हमारे लिए खराब ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनको तोड़ने का भी काम कौन करता है बच्चों, लीवर करता है। अगला इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा चीज़ है बच्चों, डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स। हमारे लीवर के पास जो आने वाले अनवांटेड जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, या फिर हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस हैं, उनको मारने के लिए क्या होते हैं बच्चों, उनमें कुफर सेल होते हैं, और कुफर सेल क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉयड करने का काम करते हैं, और उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लीवर के लिए डिफेंस के रूप में काम करते हैं, डिफेंस क्रिएट कराते हैं, ठीक बच्चों, अर्थात प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अगला जो है बच्चों, ग्लाइकोजेनेसिस। जैसा कि अभी अभी ने बात किया कि हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, तो जितने ग्लूकोज की आवश्यकता हमारे सेल को होता है उतना वो ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बच्चों, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने के लिए जो पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन्स होता है बच्चों, वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक बच्चों। दूसरा जो होता है बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अर्थात अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो फिर क्या होता है बच्चों, हमको सिग्नल होता है, और फिर ग्लाइकोजन अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कन्वर्ट कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है बच्चों, वो कौन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है, वो ग्लूकेगान है, जो हमारे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो पैंक्रियास का आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसके अल्फा सेल से निकलता है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्जन होना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है, ठीक बच्चों। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। अगला जो होता है बच्चों, वो लिपोजिनेसिस। लिपोजिनेसिस का क्या मतलब होता है, अर्थात लिपिड का फॉर्मेशन कराना। किसका बच्चों, लिपिड का फॉर्मेशन कराना भी क्या होता है, हमारे लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगला है जो बच्चों, ग्लूकोनियोजिनेसिस। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसा कि बच्चों अगर हम ये देखें कि हमारे शरीर में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में, चाहे हम प्रोटीन लें, चाहे हम फैट्स लें, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट लें बच्चों, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का जो बनना होता है बच्चों, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। जब हम बच्चों हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट भी हो जाए, जैसे हम लोग ज़्यादा ऑयल का यूज करें, ज़्यादा फैट्स का यूज करें, ज़्यादा घी का यूज करें, साथ ही साथ ज़्यादा अगर हम दाल लेते हैं, अर्थात प्रोटीन लेते हैं, तो भी क्या होता है बच्चों, ये भी क्या होता है, आगे चलकर पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हम डायबिटिक बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम कार्बोहाइड्रेट्स ही लेंगे तभी हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा, नहीं। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन भी लेंगे, ज़्यादा फैट्स भी लेंगे, तो भी वो फाइनली जाकर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा, थ्रेशोल्ड वैल्यूज ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हम डायबिटिक बन जाते हैं, शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से नॉन कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स के द्वारा ग्लूकोज का जो बनना होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ये किस रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोटीन इंटेक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम फैट इंटेक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे बच्चों, तो इससे भी फाइनली ग्लूकोज का बनना होता है, और ये ग्लूकोज क्या होता है, हमारे ब्लड में ज़्यादा आ जाता है, तो फिर ये क्या होता है, एक प्रकार का बीमारी क्रिएट करता है, जिसको हम डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं, ठीक बच्चों। अगला है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस माने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, स्पेशली इन एम्ब्रियो। बच्चों जब तक हमारा बोन मैरो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, एम्ब्रियो कंडीशन में जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका बोन मैरो, बोन स्ट्रांग होता नहीं है, ज़्यादा बोन मजबूत नहीं होता है, अर्थात बोन मैरो का फॉर्मेशन जब तक नहीं हुआ रहता है बच्चों, तब तक उनमें अंदर, उनके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन कराता है, कौन कराता है बच्चों, लीवर कराता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब तक उनका बोन का ऑसिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ होता, बोन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ रहता है, जब बोन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा बच्चों, तो बोन मैरो का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा। तो जब तक बोन मैरो अपना काम नहीं करता है, तब तक एम्ब्रियो कंडीशन में बच्चों ब्लड के फॉर्मेशन का काम कौन करता है बच्चों, लीवर करता है। तो हीमोपोएसिस कराना, अर्थात हीमोपोएसिस के रूप में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है बच्चों, लीवर का होता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन सच एज द प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 5th, 7th एंड 10th। अर्थात ये क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के रूप में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स, जैसे हम प्रोथ्रोम्बिन की बात करें, फाइब्रिनोजन, या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 5th, 7th और 10th, इन सब का भी संश्लेषण कौन कराता है बच्चों, हमारा लीवर कराता है। तो लीवर के अंदर ही प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन, सिंथेसिस होता है, और इसके अंदर फाइब्रिनोजन का सिंथेसिस होता है, और ब्लड क्लॉटिंग 5th, 7th और 10th के भी फॉर्मेशन होते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि जो हमारे अंदर ब्लड का क्लॉटिंग होता है बच्चों, ब्लड का थक्का बनता है,
इस प्रक्रिया को परफॉर्म कराने वाले जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होते हैं, ब्लड प्रोटीन होते हैं, इनका भी सिंथेसिस कौन कराता है? लीवर कराता है। अगला है बच्चों सिक्रेशन ऑफ हेपारिन, दैट इज द एंटीकोगुलेंट्स। तो जो एंटीकोगुलेंट्स के रूप में पाया जाता है बच्चों, जिसको हम हेपारिन कहते हैं, हेपारिन भी कौन बनाता है बच्चों? लीवर बनाता है। ये एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट्स होता है जो हमारे शरीर में थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या करता है? समाप्त करता है। जो हमारे शरीर में थक्का बन जाता है बच्चों, उसको अगर तोड़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए? हेपारिन चाहिए। हेपारिन का सिक्रेशन भी कौन कराता है? लीवर कराता है। अगला है लिम्फ फॉर्मेशन। लिम्फ का फॉर्मेशन भी कौन करता है बच्चों? लीवर करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बच्चों लीवर क्या करता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, इसलिए लीवर बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। अगला जो होता है बच्चों सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम द बीटा कैरोटीन, अर्थात बीटा कैरोटीन के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक बच्चों, तो बीटा कैरोटीन के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण भी कराना किसका काम होता है? लीवर का। ऑस्मोरेगुलेशन प्रोड्यूसेस एंटी एंजियोटेंसिन प्रोटीन विच हेल्प किडनी। ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया भी जो परफॉर्म कराता है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको हम एंजियोटेंसिन कहते हैं बच्चों, ये क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया हमारे किडनी में कराता है। अर्थात किडनी के द्वारा जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है जिसको हम एंजियोटेंसिन कहते हैं, ये भी कौन कराता है बच्चों? लीवर के द्वारा ही होता है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये एक प्रकार से हेल्दी किडनी है। ठीक बच्चों, इसके बाद फिर क्या होता है? थोड़ा सा फैट अगर जमा हो जाता है, जिसको हम हिपैटोमेगाली कहते हैं। अगर लीवर के ऊपर फैट का जमाव ज़्यादा हो जाए बच्चों, ज़्यादा लिपोजिनेसिस हो जाए, तो फैट क्या होता है? हमारे लीवर पर जाकर जमा हो जाता है। और जब लीवर पर ज़्यादा जमा हो जाता है बच्चों, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? हिपैटोमेगाली कहते हैं। लीवर बड़ा हो जाता है, क्योंकि फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो लीवर बड़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है बच्चों? सिंपली फैटी लीवर है, अभी थोड़ा सा जमा हुआ है। और ये क्या होता है बच्चों? इसमें लीवर जमा हुआ इन्फ्लेमेशन आ जाता है। क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फैट जमा होने लगेगा बच्चों, तो लीवर में क्या होता है? एक प्रकार से बीमारी क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर सिरोसिस कहते हैं। और ये आगे चल कर एक कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। और ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर बन जाता है, सॉरी वो लीवर कैंसर बन जाता है। ठीक बच्चों, और इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है? फिर लीवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या तो फिर डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अर्थात लीवर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैट का डिपोजिशन होगा, तो उससे क्या हो जाता है बच्चों? एक लीवर अल्सर हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो शराब पीने वाले लोग होते हैं बच्चों, उनमें भी लीवर सिरोसिस हमको देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? पेशेंट का डेथ हो जाता है, या तो फिर उसके लिए एक उपचार होता है जिसका लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये कंडीशन कब होता है बच्चों? जैसे कोई ओबेसिटी में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाए, या फिर डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं बच्चों, तो इन सब में क्या होता है? या फिर डिसलिपिडेमिया होता है, तो इन सब में ये बीमारी होता है जिसको हम हिपैटोमेगाली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटोमेगाली। और इससे हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, जिसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। और ये लीवर सिरोसिस फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में, अर्थात ये लीवर कैंसर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लीवर हमारा क्या होता है? सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है बच्चों, कभी कभी ये होता है कि लोब ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जब किसी पेशेंट के अंदर से लोब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इसमें बहुत तेज़ी से रीजनरेशन होता है। दोनों पेशेंट में क्या होता है? रीजनरेट करके वो बन जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है तो। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द लीवर। हम आज बच्चों लीवर के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर्स में बच्चों हम लोग बात करेंगे बाइल के ऊपर। ठीक, बाइल के कंपोजिशंस को जानेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियोस आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।